जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारा लगातार 55वां करंट अफेयर का लेक्चर है, जिसमें हम फिर से हाल ही में चर्चा में रहे करंट अफेयर के मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, जिनसे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों, सुंदरवन में जहाजों से नदी के कटाव का खतरा। नदी के साथ साथ ये जो तट का इलाका उसके भी कटाव का खतरा यहाँ पर इन जहाजों के आवागमन की गतिविधि के कारण देखने को मिल रहा है। सुंदरवन कहाँ है? भारत के जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो ये आपका पूरा बंगाल है, और बंगाल के आप इस ईस्टर्न कोस्ट पे जाएं जो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थल के रूप में जाना जाने वाला सुंदरवन का क्षेत्र है। सुंदरवन का डेल्टा भी कहलाता है, जो भारत से नदियां निकलती हैं, अपना अवसाद यहाँ पर छोड़ती है जलोढ़ मिट्टी का, जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का परितंत्र, मैंग्रोव परितंत्र डेवलप होता है, जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से जो जहाजों की आवागमन की गतिविधियां हो रही है उसके कारण इस पे खतरा आ गया है, जो करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। अब जहाजों की आवागमन की गतिविधियां कैसी दोस्तों? तो याद रखिए, जो हम बिजली उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न कैसे करते हैं मेनली? तो यहाँ पर ताप विद्युत, किसकी बात करें? ताप विद्युत। ताप विद्युत क्या होता है? जो कोयला जलाकर आप विद्युत निर्माण का काम करते हैं उसको आप ताप विद्युत कहते हैं। क्लियर? अब कोयला जलाकर आप जो विद्युत उत्पन्न करेंगे उसमें कोयला जल रहा है, जब कोयला जलता है तो इसमें गैस तो हानिकारक निकलती है, साथ में एक पदार्थ और निकलता है, इसे आप कहते हैं फ्लाई ऐश। आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लाई ऐश है ये एक प्रकार से राख है इसकी, जो कोयला जलाया जाता है बिजली निर्माण की इस प्रक्रिया में। ये जो फ्लाई ऐश होता है इसको जहाज के माध्यम से बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पर इसके कारण जहाज के आवागमन की जो गतिविधि वो देखने को मिलती है, जिससे ये पूरा के पूरा सुंदरवन का जो डेल्टा का इलाका है वो प्रभावित हो रहा है और इसके परितंत्र पर नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से पूरा टॉपिक चर्चा में रहता है। फ्लाई ऐश क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए कि सुंदरवन का महत्व क्या है। अगर हम सुंदरवन के महत्व की बात करें दोस्तों तो याद रखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्लियर? एक बेहतर जैव विविधता का केंद्र है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम जीवों के रहने के लिए आदर्श इकोसिस्टम के तौर पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों? मैंग्रोव है। जब आप मैंग्रोव शब्द का प्रयोग करते हैं ना तो इसका मतलब निकलता है दलदल क्षेत्र में, याद रखिए दलदल क्षेत्र में पनपने वाली वनस्पति। क्लियर? तो जो वनस्पति दलदल क्षेत्र में पनपती है उसके संदर्भ में आप मैंग्रोव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ का जो पूरा पानी का इलाका, दलदली इलाका, वहां पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है जिसे हम मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव दोस्तों न्यू मेटाफोर्स, याद रखिएगा न्यू मेटाफोर्स, ये जड़ों वाली एक व्यवस्था है जिसको हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। जो ब्रीदिंग रूट के रूप में फेमस ये जड़े वाला पौधा है, इसमें जनरली क्या होता है कि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके तने से ही बीज का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार का विशेष जड़ तंत्र का ये पौधा है जो आपको इस पूरे डेल्टा प्रदेश में सुंदरवन में मिलता है। विशेष तौर पर यहाँ पर सुंदरी नाम के पौधे वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरी वन पड़ा है। और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। बराबर जैव विविधता का इंपॉर्टेंट केंद्र है। क्यों? क्योंकि जहां मैंग्रोव होते हैं वहां पर जीव रहना चाहते हैं, जीवों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए जैव विविधता का विशेष केंद्र भी है मैंग्रोव। मैंग्रोव दोस्तों एक प्रकार से नमकीन जल में जो खारा पानी होता है वहां पर पनपते हैं, और उष्ण कटिबंधीय जो जोन परिस्थितियां हैं, उष्ण कटिबंधीय बोल लीजिए या उपोष्ण कटिबंधीय बोल लीजिए, मतलब गर्म जलवायु वाले प्रदेश में मैंग्रोव पनपते हैं, जिन्हें ना तो पूरी तरीके से फ्रेश वाटर चाहिए और ना ही ज्यादा खारापन चाहिए। तो कोस्टल जोन पे ही ये मेनली पनपते हैं, जहां नदी का पानी और समुद्र का पानी मिलता है तो खारापन एक लिमिट तक होता है। क्लियर? अगर हम भारत की बात कर लें तो 0.15% दुनिया का मैंग्रोव हमें देखने को मिलता है, और एशिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाला महाद्वीप है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। भारत में सुंदरवन क्षेत्र में तो मिलता ही है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में हो, या हम लक्षद्वीप के आसपास बात कर लें, या हम बात कर लें अंडमान निकोबार पे, यहाँ भी हमको थोड़ी बहुत स्थिति में ये मिलता है, परंतु सर्वाधिक जो है वो आपको कहाँ सुंदरवन के डेल्टा में देखने को मिलता है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में
आता है। क्लियर। मैंग्रोव दोस्तों आपने इस प्रकार को समझा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक वनस्पति व्यवस्था है, ठीक है, और इसको जहां जो कि इन आवागमन की स्थिति से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर ऑर्किड। दोस्तों टाइगर ऑर्किड कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो टाइगर ऑर्किड है ये जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान पालोड केरल में है, और यहाँ पर ये टाइगर ऑर्किड जो है ये खिल रहे हैं। मतलब ये जो फूल है टाइगर ऑर्किड के, देखिए इनकी आप अगर परिस्थिति देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये टाइगर के जैसे प्रतीत हो रहे हैं कलर इनका। तो ये टाइगर ऑर्किड के जो फूल हैं ये खिल रहे हैं, इसलिए चर्चा का विषय, इसका जो नाम आपको मिलता है वो मिलता है ग्रेमेटोफिलम स्पेशियोसम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर खिल रहे हैं, इस वजह से ये चर्चा का विषय है। ये कहां पर है दोस्तों, केरल में है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर हम इसके वितरण की बात करें तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष तौर पर आपको मिलता है, जिसमें आप लोग इंडोनेशिया को ले सकते हैं, इंडोनेशिया के अलावा आप मलेशिया को ले सकते हैं, मलेशिया के अलावा आप न्यू पापुआ जो है, पापुआ न्यू गिनी, जो पापुआ न्यू गिनी है इसको आप ले सकते हैं, यहां पर भी ये देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा दोस्तों फिलीपींस जो है यहां पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, और भारत में तो है ही नहीं। तो ये पूरा इसका वितरण है, और विशेष तौर पर दोस्तों ये क्या है, जो ये पूरा व्यवस्था है ये आपको मॉनसूनी वायु, मॉनसूनी जहां जलवायु होगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा, या जहां पर नदी प्रदेश होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी हो सकता है, और उपोष्ण कटिबंधीय जो इलाके होते हैं उनमें भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा जलवायु की दृष्टि से, आवास की स्थिति से। और ये जो है दोस्तों संकटग्रस्त होते हैं एक प्रकार से, इसलिए इन्हें साइट्स जो है इसके परिशिष्ट 2 जो है उसमें इनको सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ है। तो ये दुर्लभ फूल हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपको देखने को मिलते हैं अभी हाल ही में कहां पर, जवाहरलाल नेहरू वनस्पति संस्थान में, जो केरल में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहां है, असम में है। असम में कहां, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है के तट वाले इलाके में आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा अभ्यारण्य, बूरा चौपारी वन्यजीव अभ्यारण्य। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में इस अभ्यारण्य में हिंसा की गतिविधि देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक महिला की और 6-7 जो वनकर्मी उनको घायल होने की स्थिति देखने को मिला। एक महिला की डेथ हो गई है, लगभग 6 वनकर्मी यहाँ पर घायल हो गए। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य इस वजह से चर्चा में रहा, ये 1995 में स्थापित हुआ था असम में, और ये कई सारे इंपॉर्टेंट जीव जंतुओं के लिए फेमस है। इसमें एक सिंग वाला जो गेंडा है दोस्तों, याद रखिएगा, एक सिंग वाला जो गेंडा है यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा शेर हो, कई दुर्लभ जीव यहाँ पर आपको मिलेंगे, हाथी इसके अलावा भी, और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट वनस्पतियां भी आपको देखने को मिलती हैं। तो असम में बूरा चौपारी एक इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में एक विशेष जैव विविधता संबंधी गतिविधि के लिए जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व है इसी में हाल ही में तमिलनाडु के वन विभाग ने कार्यवाही की, और तमिलनाडु के वन विभाग ने जब कार्यवाही की तो यहाँ पर लगभग 12 से ज्यादा यहाँ पर अवैध निर्माण कार्य मिले हैं, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। ये जो श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है ये 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और 2021 में इसको घोषित किया गया था। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तलक्कड़ मुन्ननथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम के बाद 5वां टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है, किसके बाद, अन्नामलाई के बाद, कलक्कड़, मदुमलाई और सत्यमंगलम के बाद 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 2021 में, जो कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व भी है। और कहां बनाया गया है, तमिलनाडु में। यहां पर दोस्तों आपको बंगाल टाइगर से लेकर, हाथी से लेकर
कई विचित्र प्रकार के जीव जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ से वैगई नदी जो है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है अगर हम जैव विविधता की दृष्टि से बात करें और बाघों की संख्या की दृष्टि से बात करें। क्लियर? तो एग्जाम में आपसे ये पूछे क्वेश्चन तो आप लोगों को बताना होगा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर आपको अवैध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में जो है वो 53वां सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व बनाने की जो व्यवस्था है दोस्तों वो 1953 से आपको देखने को मिलती है भारत में, सॉरी 1973 से देखने को मिलती है। 1973 से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आए थे। ये वो समय था जब हाल ही में उस समय टाइगर को देश का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, और उसके बाद इसके संरक्षण के लिए विशेष तौर पर बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की परंपरा चालू की गई थी। और यहाँ पर यह भी देखिएगा, कैलाश सांखला जी जो रहे उन्हें हम भारत का बाघ पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइगर प्रोजेक्ट में इसका इंपॉर्टेंट योगदान है। इसमें अलग अलग राज्यों में जो वन्यजीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, उन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है और वहां पर बाघों के संरक्षण की विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी के लिए लगभग 2006 में दोस्तों NTCA टाइगर कॉर्पोरेशन जो है वो भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत बाघों के अनुसंधान, उनकी गणना आदि की कार्रवाई की जाती है। इसके माध्यम से हर 4 वर्ष में दोस्तों याद रखिएगा, जो बाघ प्राधिकरण है हमारे देश में, उसके द्वारा हर 4 वर्ष में बाघ गणना रिपोर्ट जारी की जाती है। ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट 2006 में पहली बार आई थी और हाल ही में 2022 में भी ये रिपोर्ट आई। क्लियर? 2006 में पहली, 2010 में दूसरी, 2014 में तीसरी, 2018 में चौथी, 2022 में 5वीं रिपोर्ट आई है, जिसके माध्यम से भारत में लगभग 3167 बाघों की संख्या दिखाई पड़ती है, और सबसे ज्यादा लगभग 711 के आसपास अनुमानित बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बताई गई है। भारत में 70% से ज्यादा बाघ आपको देखने को मिलते हैं, और हम 10 देशों को देखते हैं जिनमें ज्यादातर बाघ आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पूरे विश्व में 70% बाघ अकेले कहां पर मिलते हैं? तो भारत में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है टंकाई विधि। जब हम टंकाई विधि की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जहाज निर्माण की एक प्राचीन विधि। क्लियर? जहाज निर्माण की एक प्राचीन विधि है जिनमें जहाज सिले जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि जहाज सिलाई की विधि। क्लियर? और जहाज सिलाई की विधि का मतलब क्या है कि जनरली हम जब जहाज निर्माण की बात करते हैं, नाव निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें जो लकड़ी होती है उसे कील से ठोककर या पेंच लगाकर उन्हें जोड़ा जाता है और नाव बनाई जाती है। लेकिन 2000 साल पुरानी इस जहाज निर्माण विधि में तार के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से जो लकड़ियां होती है उन्हें आपस में गुथा जाता है, सिलाई टाइप का बोलते हैं ना, बांधा जाता है। तो उस प्रकार से जहाज निर्माण की विधि है, और हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि भारत की जो नौसेना है, नौसेना जो है वो प्लस जो भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय है, इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत वो जहाज निर्माण विधि जो है, जिसको टंकाई विधि कहते हैं, जहाज सिलाई की विधि है, इस विधि को संरक्षण करने के पर बल दिया गया है। तो प्राचीन इस विधि पर संरक्षण पर बल दिया जा रहा है, इसलिए टंकाई विधि भी हाल ही में चर्चा में रही है, जिसमें रस्सी के माध्यम से या तार के माध्यम से लकड़ियों को आपस में चिपकाकर जहाज निर्माण की व्यवस्था की जाती है। और ये जो जहाज होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और ये किसी भी विशेष, अगर हम बोले कि एक विपरीत परिस्थिति में जाएगा तो वहां पर ये बेहतर, इससे आप बच के निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है आपका जो स्लाइड, इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी वाला डिपार्टमेंट देखते हैं। इसमें पहला आपका जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कि अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कैनरा बैंक के साथ। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे देश में कला की कमी नहीं, लेकिन जो बेहतर उभरते हुए कलाकार होते हैं उनको अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कुछ विशेष अगर वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है और वो ना अवेलेबल हो तो वो कलाकार आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी स्थिति में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने कैनरा बैंक के साथ एक समझौता करके इस व्यवस्था के तहत कदम उठाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली, किंग कोहली जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज में अभी है, और वेस्ट इंडीज के क्वींस पार्क में सेकंड टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और इंडिया का, जिसमें विराट कोहली ने शतक भी लगाया है हाल ही में, जो उनके टेस्ट करियर का 29वां शतक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 76 नंबर का शतक लगाया गया, बराबर। और इस शतक को उन्होंने
अपने करियर का 500वां मैच खेलते हुए लगाया है। T20 को मिला ले, वनडे क्रिकेट को मिला ले, टेस्ट क्रिकेट को मिला ले, तो ये विराट का 500वां मैच था और 500वें मैच में शतक लगाने वाले विराट एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि सचिन जो है इन्होंने लगभग 664 के आसपास मैच खेले हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो सचिन के पास में ही है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सचिन के अलावा हम बात करें राहुल द्रविड़ और MS धोनी, 3 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, 2 ऐसे और खिलाड़ी रहे जिन्होंने 500 मैच खेले हैं। मतलब विराट कोहली भारत के चौथे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 500 मैच खेले हैं, क्योंकि इसके पहले हम देखें तो द्रविड़ जो है वो और उनके पहले देखें तो धोनी। मतलब सबसे ज्यादा भारत की तरफ से मैच खेलने वाले सचिन, फिर धोनी, फिर द्रविड़ और उसके बाद नाम आता है किसका? विराट का। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें दोस्तों तो 10वें खिलाड़ी बने विराट। मतलब कि सचिन के बाद हम देखें तो कई सारे और खिलाड़ी जैसे महिला जयवर्धन सचिन के बाद आते हैं, कुमार संगकारा का नाम उसके बाद आता है, सनत जयसूर्या का नाम उसके बाद आता है, रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है उसके बाद, जैक कैलिस जो अफ्रीका के खिलाड़ी रहे उनका नाम आता है इसमें। तो ऐसे कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बनाया हुआ है 500 मैच खेलने का रिकॉर्ड। विराट 10वें रहे, ध्यान रखिएगा। अब बहुत जल्द आप ये भी देखने को सुन सकते हैं कि 76 शतक ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट लगा चुके हैं। अगर ये 24 शतक और लगा लेते हैं तो फिर सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और विराट की अगर एज के हिसाब से देखें सफिशिएंट टाइम है उनके पास रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा मालदीव में ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। एशिया लेवल की चैंपियनशिप है और ये सर्फिंग चैंपियनशिप है जो कि पानी वाले क्षेत्र में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जापान के साथ। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। LIC जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर को 1956 में एक अधिनियम के माध्यम से सरकार के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है तो याद रखेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बराबर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा, याद रखना। बराबर। तो यहां पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर। तो आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में भी हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और दोस्तों जितना आप लाइक करेंगे, लेक्चर को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम समझेंगे कि हाँ वाकई में आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए दोस्तों। क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर नए डेटा के साथ, नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।